हेलो फ्रेंड्स, आज हम विजिटर वीज़ा के बारे में सीखेंगे। कनाडा के लिए कनाडा का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, रिफ्यूज़ल कैसे ना आए उसके बारे में हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। कई लोगों का मैसेज आता है कि ये क्या क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर दिए होते हैं, बट लोग स्किप करके देखते हैं तो कई बार ये सारे क्वेश्चन चले जाते हैं। तो एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, बट पूरा देखो तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कहीं पे भी टिप्स दे देता हूँ कि कौन सा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है आईआरसीसी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारे स्पॉन्सर है प्रमा पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल स्पॉन्सर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। प्रमा पार्टनर इन प्रोग्रेस इंडिया का फर्स्ट एवर आर्टिशियन का लोकल मार्केट प्लेस है, जो ऑनलाइन हैंडमेड और आइटम्स बेचते हैं, हैंडमेड ज्वेलरीज, गिफ्ट्स, टेराकोटा आर्ट्स, माइक्रोमे आर्ट्स, क्रोसेट आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है जो डायरेक्ट लोकल आर्टिस्ट से सीधा आपके घर तक पहुंचती है। लोकल आर्टिस्ट को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं एंड उनकी आइटम और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। सो प्लीज़ गाइस, बाय ऑनलाइन फ्रॉम देम। बारकोड इमेज में है, आप बारकोड स्कैन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप मॉन्ग 15 मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू। नाउ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देर आर टू ऑप्शन, आईआरसीसी पोर्टल और दूसरा है जीसीकी। इस वाले वीडियो में हम आईआरसीसी पोर्टल में कैसे लॉगिन करना है वो देखेंगे। लोगों को क्वेश्चन होता है कि आईआरसीसी पोर्टल और जीसीकी में डिफरेंस क्या है। तो एक बेसिक डिफरेंस है, आईआरसीसी पोर्टल में पूरा फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, मेन फॉर्म जो होता है वो। जबकि जीसीकी में पहले क्वेश्चनर आएंगे, उसके बाद एक फॉर्म डाउनलोडेबल लिंक आएगा, उसमें से फॉर्म डाउनलोड करके आपको फॉर्म बाद में अपलोड करना है। इतना डिफरेंस है। बाकी कोई ज़्यादा सच डिफरेंस नहीं है। हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आईआरसीसी पोर्टल से आप लॉगिन करिए अगर आपको विजिटर वीज़ा की फाइल रखनी है तो। स्टूडेंट्स और वर्क परमिट के लिए जीसीकी अच्छा है, बट आईआरसीसी पोर्टल विजिटर वीज़ा के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, ये मिथ है कि आईआरसीसी पोर्टल या जीसीकी में से किसी में एक में रखने से फास्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोसेस का टाइमिंग सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। ठीक है, सो आईआरसीसी पोर्टल से आज हम देखेंगे किस तरीके से एप्लीकेशन करना है। तो गूगल पे आईआरसीसी पोर्टल रखो, वहाँ पे आईआरसीसी पोर्टल लिख के ये वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करना है। नाउ ये भी ऑप्शन आया है न्यू वर्जन, पर अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट हो जाएगा जब अच्छे से, तब मैं ये वर्जन दिखाऊंगा। बट अभी तो ये वाला वर्जन ही यूज के लिए, आईआरसीसी पोर्टल अप्लाई ऑनलाइन टू विजिट कनाडा। ये साइट हमेशा याद रखना, canada.ca। तो आपको पता चले कि कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ नहीं है, canada.ca वाला एक्सटेंशन यूज करना है। तो आईआरसीसी पोर्टल वाले पेज पे ये वाला लॉगिन के लिए, और ये सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए, सबसे पहले इनवाइट कोड के लिए आप क्लिक कीजिए। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जब आप क्लिक करोगे इनवाइट कोड के लिए, तो एक कोड आएगा और उसके नीचे लिंक होगा इस तरीके से, कंटिन्यू टू आईआरसीसी पोर्टल साइन अप पेज। यहाँ पे आप क्लिक करो, वो वाला इनवाइट कोड जो था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। वो कॉपी करने का ये वाला कोड कॉपी क्लिपबोर्ड करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, आपको जो पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रख दीजिए। सरनेम एंड गिवन नेम ये पूरा पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है। अगर मल्टीपल पीपल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कोई एक का नाम का कर दो, कोई इश्यू नहीं। ये सिर्फ पोर्टल के लॉगिन के लिए ही होता है, उस और कोई चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर लिख दीजिए, जो भी टेलीफोन नंबर है, जो भी आपका कोड है, कंट्री कोड, वो लिख के यहाँ पे एक नंबर लिख कर साइन अप पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज आ जाएगा, ऐसे ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन अगेन। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन करके
साइन इन पे आगे जाना है। जैसे ही साइन इन पे आप क्लिक करोगे टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आ जाएगा, आई एक्सेप्ट, और ये पूरा ऐसा सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका पोर्टल का मेन पेज है, होम पेज या कह सकते हो। जो भी स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम विजिटर वीजा की एप्लीकेशन डालनी है, क्लिक ऑन दिस अप्लाई फॉर विजिटर वीजा और ट्रांजिट वीजा। अगेन स्टूडेंट वीजा वर्क परमिट के लिए जीसी की चाहिए, जीसी की वाला पोर्टल आपको लॉगिन करना है। वो दोनों का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो आप उसमें देख लेना। विजिटर वीजा आप आईआरसीसी पोर्टल में भी रख सकते हो और जीसीकी में भी रख सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई फॉर विजिटर वीजा और ट्रांजिट वीजा, उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे पूरा फॉर्म, यहाँ से पूरा फॉर्म स्टार्ट होगा। 60 डेज है आपको पूरा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। वंस यू फॉर्म स्टार्ट फॉर्म करो तो 60 डेज के अंदर सबमिट करना है, वरना फिर से आपको फिल करना पड़ेगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम? अगर आप फैमिली के साथ हो तो यस करना है, अगर आप सिंगल हो तो ऑब्वियसली नो करना है। अभी मैं फैमिली वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो यस करके हम आगे जाएंगे। हाँ, दूसरी बात, जो एजेंट है ट्रैवल एजेंट्स, वो अगर फाइल रख रहे हैं पूरे ग्रुप के लिए तो भी यहाँ पे यस करके उनका डिटेल्स लिखना होता है। लाइक सिलेक्ट टाइप ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप है वो सिलेक्ट करिए। तो फैमिली अगर नहीं है तो उसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल बुकिंग ट्रैवल एजेंट्स हो तो उसके लिए, फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली ग्रुप आएगा आपका। ग्रुप नेम ऑप्शनल है, अगर आपको क्रिएट करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। करना हो तो माय फैमिली ऐसा लिख दो, एंड माय फैमिली, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो ये स्टार्ट डेट आ गया पूरा। यहाँ से ऐड मेंबर होगा, तो सबसे पहला मेन एप्लीकेंट का होता है, उसका कंटिन्यू हम करेंगे, उसके बाद ऐड मेंबर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टाइप का वीजा आपको अप्लाई कर रहे हो? तो विजिटर वीजा और सुपर वीजा। सुपर वीजा क्या है? वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लगता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फॉर द नॉलेज, वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लगता है, और उसमें आप 6 महीने से ज़्यादा तक आपके पेरेंट्स रह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स तक का उनका होता है, तो वो वहाँ तक रह सकते हैं। विजिटर वीज़ा आपको लगता है तो आपका वीज़ा चाहे 10 साल का हो, 8 साल का हो, 9 साल का हो या 1 साल का हो, आपका स्टे 6 महीने से ज़्यादा कनाडा में नहीं हो सकता है। आपको 6 महीने से पहले वापस आ जाना है, उसके बाद आप री एंट्री कर सकते हो। तो मल्टीपल एंट्री होता है, लेकिन रेगुलर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा में 6 महीने तक ही आप रह सकते हो। तो मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ कि 6 महीने से थोड़े दिन पहले ही आप आ जाइए, अगर आपका स्टे उतना लंबा है तो, ठीक है ना। ये ऑप्शंस बड़े ध्यान से फिलअप करना है। हर एक ऑप्शंस के लिए मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ के लिए क्या है। आप पढ़ोगे तो बेसिक पता चल ही जाएगा कि क्या है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट के सीनेरियो ले लेते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट सीनेरियो, अगर आप किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हो, फैमिली फ्रेंड है, ठीक है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है बट फैमिली फ्रेंड है, तो उसके लिए ये ऑप्शन आएगा, टू विजिट अदर फैमिली हु आर नॉट लिस्टेड अबव और फ्रेंड फॉर लेस देन 6 मंथ। ओके, तो फ्रेंड्स है तो इस ये आया है। अगर आप जा रहे हो मिलने कि जो पर्सन आपका फैमिली मेंबर है, ब्रदर सिस्टर हो गया, मदर पेरेंट्स हो गया, अथवा या फिर चाइल्ड है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ऐसा कुछ भी है, तो वो लोग अगर वहां पे सिटीजन है, ठीक है, या फिर परमानेंट रेसिडेंस है, ओके, तो उसके लिए ये ऑप्शन आएगा, टू विजिट माय स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, गार्डियन, ट्यूटर, कुछ भी है जो परमानेंट रेसिडेंस है और कैनेडियन इंडियन एक्ट सिटीजन है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आएगा। किसके लिए? अगर आपके सिबलिंग्स है, कैनेडियन सिटीजन या पीआर वाला है। अगर वो पीआर नहीं है, वर्क परमिट पे है या स्टूडेंट है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्लियर। और आपका सिबलिंग्स है, सॉरी ऊपर वाला जो था पेरेंट्स के लिए था, नीचे वाला ये वाला ऑप्शन है वो सिबलिंग्स के लिए, हाफ सिबलिंग्स, स्टेप सिबलिंग्स के लिए ये तीसरा वाला ऑप्शन आएगा,
ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन ध्यान से रख देना है कौन से करना है। अगर कोई आपका नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो टूरिज्म के लिए आपको जाना है तो उसका एक सिंपल ऑप्शन आएगा, टू कनाडा एज अ टूरिस्ट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आपका कोई नहीं है या फिर आपने होटल बुकिंग्स किया है ऐसा कुछ है, तो टू कनाडा एज अ टूरिस्ट ये सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आगे फॉर्म में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, ये 3 अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो कि इधर आपके फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड है, या फिर कुछ कोई सिबलिंग्स है, ये चार चार अरे ये 3 में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको इनविटेशन लेटर वो आपको पूछेंगे। सॉरी, ये 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको बाद में इनविटेशन लेटर और उस बंदे की डिटेल्स आएगी। अगर ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो ऐसी कुछ डिटेल्स नहीं आती है। ठीक है, अभी मैं आपको ये फ्रेंड्स वाला सिलेक्ट करके आगे जाता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, सुपर वीजा का मैंने बोला था वो ये है, चिल्ड्रन गाइडिंग चिल्ड्रन को मिलने के लिए सुपर वीजा। ठीक है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो लगाते हैं ना, वो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में थोड़ा चेंजेस होता है, तो एक छोटा सा वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। राइट, ये 2 ऑप्शन नहीं डाले फीफा वाले, बट अगर ओनली आपके पास कुछ है देखने जाने रहे हो ऐसा कुछ प्लान है तो। ऑलराइट, सो ये हो गया टू विजिट फैमिली विजिट फ्रेंड। टेल अस मोर, यहाँ पे आप एक ब्रीफ लिख दो। अगर आपके पास होटल बुकिंग या ऐसा कुछ है तो सारा इटिनरी पूरा इटिनरी लिख देना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हो तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दो कि आप क्या करोगे। तो आई विल विजिट माय फ्रेंड एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम with him, or we will visit tourist places एक्स वाई जेड, जो भी जगह पे आप रहने वाले उसके विजिट्स, फ्रॉम डेट लिख दो टिल, यहाँ पे डेट। अगर कोई ओकेजन है तो आप वो भी लिख सकते हो कि भाई बर्थडे के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, कुछ भी रीजन है तो यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हो। एक ब्रीफ देना है, हम अलग से पर्पस ऑफ ट्रैवल का लेटर बनाएंगे, वो कैसे बनाना है वो आपको बता दूंगा बट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में। बट ये वाला यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है। ठीक है, वही अगर टेंटेटिव, अगर आपके पास इटिनरी है, फ्लाइट बुकिंग सब कुछ कंफर्म है तो यहाँ पे आप वो डेट लिख सकते हो, या फिर एक टेंटेटिव डेट लिख लो कि आपको प्लान है कि भाई मैं इस महीने जाने वाला हूँ या ऐसा कुछ यहाँ पे जाना है, तो ये एक टेंटेटिव डेट लिख दो। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपना विजिट शॉर्ट रखो, 7 से 10 दिन का। इवन इफ यू वांट टू स्टे मोर, अगर आपको 1-2 महीना रहना भी है फिर भी आप पहले तो ये 10 दिन का बताओ। आपको वीजा पूरा पासपोर्ट एक्सपायरी तक का जनरली देते हैं ये लोग, या फिर 1 साल का, तो वो पूरा वीजा मिलने वाला है। और रूल्स रेगुलेशन ये है कि एक बार आप एंटर हुए तो 6 महीने से पहले वापस आ जाना है। तो आप कम से कम 5-5.5 महीने तो रह सकते हो अगर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज्यादा प्लेसेस देखने हैं तो। बट वो सारी चीजें हमें पता है, बट यहाँ पे वीजा पॉइंट ऑफ व्यू 7 to 10 डेज का विजिट लिखोगे तो एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास बैलेंस कम है, ये सारे रीजन है, तो 5 आप कम से कम 1 से 10 दिन का लिखिए। ठीक है, तो 1 से 10 दिन 7 से 10 दिन का आप रखो, ये आइडियल है। इवन दो मैंने बोला इस हिसाब से कि अगर आपको ज्यादा करना है तो भी। यूसीआई नंबर, अगर आपने पहले एप्लीकेशन अगर डाला है कोई भी कैटेगरी में, विजिटर हो गया, स्टूडेंट हो गया, वर्क परमिट हो गया, पीआर कुछ भी हो, तो आपको उस टाइम पे एक नंबर जनरेट हुआ होगा यूसीआई नंबर, वो हमेशा लिखना है। अगर आप फ्रेश है, फर्स्ट टाइम है, तो कुछ भी ये नहीं आएगा, ये आप नेक्स्ट करके जा सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी आप ये ऑप्शनल रख के आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो
सेकंड क्वेश्चन आएगा, आर यू अप्लाइंग बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है अगर आप फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हो और आप अपना फॉर्म तो फिलअप करने वाले हो बट आपके फैमिली मेम्बर्स का भी फॉर्म फिलअप करने वाले हो, तब यहाँ पे यस आएगा। ठीक है, वरना यहाँ पे नो लिखना है। अगर आप एजेंट हो, आप किसी को फॉर्म एजेंट एज ए बिहाफ पे करते हो, आप यहाँ पे यस लिख सकते हो। बट आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो या आईआरसीसी मेंबर नहीं हो, तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि यहाँ पे नो ही लिखो, क्योंकि उसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है और एक साइन डॉक्यूमेंट देना होता है। सो ये बेटर है कि आप नो पे ही जाओ, और आप डायरेक्ट एप्लीकेंट हो, फैमिली मेम्बर्स का फाइल कर रहे हो तभी यस लिखो। अदरवाइज अगर मेन एप्लीकेंट हो आप, तो सिर्फ नो लिख के आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ से ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट माने पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट में जिस तरीके से आपका डिटेल्स है सारा यहाँ पे फिलअप करना है। तो सरनेम एज पर पासपोर्ट, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखो आप पासपोर्ट के हिसाब से लिखो, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड या पैन कार्ड के हिसाब से नहीं लिखना है। आई नो एक बेसिक चीज़ है पर फिर भी लोग गलती करते हैं। अगर आपका नेम डिफरेंस है आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट में, तो उसके लिए क्या करना है मैं एट दी एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में बताऊंगा कि एफिडेविट ऑफ सेम नेम बनती है, कैसे बनानी है, वो आपको लास्ट में मैं बता दूंगा। बट अभी पासपोर्ट में जैसा नाम है एज इट इज़ वही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो आई मीन जो भी आपके पासपोर्ट का है उसके हिसाब से लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट योर जेंडर। ओके, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली पासपोर्ट, इनमें से हमेशा रेगुलर, अनलेस कि आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, बट आई डोंट थिंक सो कि उन लोगों के लिए कोई ये अप्लाई होगा। सो रेगुलर पासपोर्ट इन जनरल सबके लिए होता है। सिलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस वन इन योर पासपोर्ट। इंडिया, इंडियन पासपोर्ट है तो इंडिया, और कोई एशियन कंट्रीज में है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। व्हाट इज द नेशनलिटी ऑन योर पासपोर्ट, इंडियन, अगर इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन नेशनलिटी। व्हाट्स योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी नंबर आपको दिया गया है राइट साइड फर्स्ट पेज पे कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर राइट साइड पे होगा आपका पासपोर्ट का नंबर, अगर आपको पता नहीं चलता है तो वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। जनरली एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो वो नंबर यहाँ पे लिख देना, एक या दो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। और राइट फ्रंट पेज पे फोटो के ऊपर राइट डार्क बोल्ड बोल्ड में लिखा होगा आपके पासपोर्ट में। ठीक है, अगेन रिपीट, डेट इश्यू ऑफ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये फर्स्ट पेज पे बॉटम पे लिखा होगा कौन सा डेट है, कब इश्यू हुआ उसका डेट बॉटम में लिखा होगा, और एक्सपायरी डेट भी उसके साथ ही लिखा होता। जनरली जो 18 अबो होते हैं उनके लिए 10 साल का एक्सपायरी डेट होता है, और उससे बिलो 5 साल का होता है। बट फिर भी वो पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे बॉटम में लिखा होगा तो उस हिसाब से ही आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना आपका डिसीजन आएगा कि आप स्टैंडर्ड विजिटर वीजा पे जाने वाले हो या कैन प्लस करके एक कैटेगरी है उसके लिए जाने हो। अब कैन प्लस कैटेगरी क्या है मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैन प्लस कैटेगरी उन लोगों के लिए, वो लोग एलिजिबल है जिनके पास ऑलरेडी यूएस का विजिटर वीजा है, या फिर कनाडा का विजिटर वीजा या कोई भी कनाडा का वीजा पहले लगा हुआ था। कैन प्लस कैटेगरी का बेनिफिट ये होता है कि लेस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमेशा ध्यान रखना है। जो जो लोग का यूएस का वीज़ा लग गया है उनके लिए कनाडा का वीज़ा लगना बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कैन प्लस के लिए। सेम फॉर, एक बार कनाडा का वीज़ा लग गया है तो भी आप कैन प्लस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये बात ध्यान रखनी है, ये 5-4 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आप कैन प्लस में आओगे या स्टैंडर्ड वीज़ा में आओगे। ठीक है, तो अभी मैं कैन प्लस के बारे में नहीं दिखा रहा हूँ, वो कैन, क्योंकि कैन अगर यहाँ पे आप ये यस कर दोगे ना
हैव यू हेल्ड एनी विजिटर वीज़ा या डू यू करंटली होल्ड एनी यूएस इमिग्रेशन वीज़ा, तो आपका सीधा कैन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा नंबर पे आपका जो पास यूएस वीज़ा का स्टैंप है ना, उसमें बॉटम पे रेड कलर में लिखा होगा एक नंबर, वो लिखना है। और ये एक्सपायरी डेट वहाँ पे आपके स्टैंप पे लिखा ही होगा, तो ये दोनों चीज़ लिख देनी है। अगर आपका यूएस का वीज़ा एक्सपायर पासपोर्ट में है तो यहाँ पे यस करके वो पासपोर्ट की डिटेल लिखनी है, ठीक है। एंड अगर कैनेडियन विजिटर वीज़ा आपको लगा हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में, यस लिखोगे तो भी हो जाएगा। अगर सिर्फ यूएस का लगा है और कैनेडियन नहीं लगा तो भी आप कैन प्लस के लिए एलिजिबल हो, नो कर दो यहाँ पे, ठीक है। बट अभी मैं रेगुलर दिखा रहा हूँ जिन लोगों के पास ना यूएस का वीज़ा है ना कनाडा का वीज़ा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यूएस का विजिटर वीज़ा है वैलिड, यस कर दो, आपका वीज़ा कनाडा का इजीली लग जाएगा विथ लेस डॉक्यूमेंट्स। आर यू लॉफुल परमानेंट रेसिडेंस यूनाइटेड स्टेट विद वैलिड ग्रीन कार्ड, अगर ये ग्रीन कार्ड वाले हो उनके लिए, उनको भी इजीली वीज़ा कैन प्लस में मिल जाता है, राइट। ये तीन क्वेश्चंस आपको डिसाइड करेंगे कि आप कैन प्लस में आ रहे हो या रेगुलर वीज़ा में। कैन प्लस वीज़ा मैंने बोला उस हिसाब से फास्टर है, लेस डॉक्यूमेंट्स और आपका इजीली वीज़ा लग जाता है। कैन प्लस वीज़ा में रिफ्यूज़ल रेट लेस देन 1% या 2% होगा शायद, क्योंकि जितने भी एप्लीकेंट मैंने कैन प्लस में अब तक डाले कभी किसी का मैंने रिफ्यूज़ल नहीं देखा। मोस्ट ऑफ द केसेस उनका वीज़ा लग ही जाता है, ओके। सो यूएस का वीज़ा आपके पास है तो कनाडा का इजीली लग जाएगा। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, यस। हाँ, कई लोग जो यूएस से ट्रैवल करने वाले होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे नो आएगा। जो अगर बस से ट्रैवल करने वाले हो तो यहाँ पे नो करके आप आगे जा सकते हो। बट जनरली आप इंडिया से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कनाडा बाय एयर आएगा। देन सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। कंट्री टेरिटरी वेयर यू बोर्न, अभी पासपोर्ट में, आपके पासपोर्ट में लिखा ही होगा बर्थ प्लेस, तो आपको तो पता ही होगा। बट कई बार क्या होता है कि कई लोगों ने पासपोर्ट टाइम पे गलती करते रहे और बर्थ प्लेस अलग जगह पे, ऐसा कुछ हो जाता है प्रॉब्लम। अगर ऐसा कोई दिक्कत है आपके केसेस में तो याद रखना एक चीज़, पासपोर्ट में जो लिखा है वही लिखना है यहाँ पे। आपको लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, हाँ हमारे पास बहुत से केस आते हैं जिसका बर्थ कई अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, बट वो फिर इंडिया आके नया पासपोर्ट किसी तरीके से करवाते हैं इंडियन बर्थ दिखा के आए। तो ये सारे केसेस मैंने हैंडल किए हुए हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पासपोर्ट में वो लिखो। ये बर्थ प्लेस भी आपको लिखे, पूरा बर्थ प्लेस आपके पासपोर्ट में फर्स्ट पेज पे होगा ही। जैसे ही लिखा है उस हिसाब से ही पूरा लिख देना है। अगर कॉमा करके कुछ लिखा हुआ है, सिटी का नाम उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको ये ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। स्टेट का नाम, ज़्यादातर इंडियन पासपोर्ट में सिटी का नाम कॉमा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट होता है, तो ये पूरा जैसे लिखा है वैसे लिखना है। पासपोर्ट में है वैसे ही करो। रीज़न इतना ही है कि पहले जब पेपर फाइल होती थी, जब वीएसएफ में अप्लाई करने जाते थे ना, तो अगर सिर्फ सिटी का नाम लिखा होता तो वो फिर से फॉर्म फिलअप करवाते। तो तब से ये हैबिट सबको है, सारे एजेंट्स को है कि ऐसे ही लिखते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपका डेटा रिकवर करना है ना तो उस टाइम बर्थ प्लेस का सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। तो हम अगर पासपोर्ट के हिसाब से लिखा होगा तो ये हमें इजीली याद रहेगा कि भाई ऐसा ही लिखना है, ऐसा स्पेलिंग के साथ। पासपोर्ट में जो भी स्पेलिंग है बर्थ प्लेस के साइड पे एग्जैक्टली वैसा ही पूरा लिखो, तो आपको फ्यूचर में शायद रिकवर करना है, ऐसा कुछ करना है तो आपको ईजी रहे, ठीक है। ये छोटी चीज़ है, बहुत मायने करती है। लोग आपको बताएंगे नहीं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखो, क्योंकि कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जो एजेंट्स है वो तो आप देखो ही पूरा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री, अगर ड्यूअल सिटीजनशिप है तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो। विच कंट्री टेरिटरी सिटीजन, अगर वो पासपोर्ट में हमने जिस हिसाब से लिखा है इंडिया, ठीक है। आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री सिंस बर्थ, अगर सिंस बर्थ नहीं है तो जब से आपको सिटीजनशिप मिली है ये लिख सकते हो। शायद बहुत रेयर केसेस में ये होगा कि आप किसी और कंट्री के सिटीजन थे और फिर इंडियन सिटीजन हुए,
तो आपने इंडियन सिटीजन ली, बहुत रेयर केसेस में, अदरवाइज सिर्फ आई एम सिटीजन, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? अगेन ये क्वेश्चन यूएस वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, यूके वाले में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ नो करके चले जाओ। जनरली मैं नो करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पासपोर्ट के नाम में और आधार कार्ड के नाम में स्पेलिंग डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है, तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। इससे अच्छा है आप नो कर दो और जाने दो, और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हैव यू यूज अनदर नेम इन द पास्ट? यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में यस आएगा मैरिड वुमन के लिए, जिनका पहले अपने फादर का नाम था और उसके बाद हस्बैंड का नाम ऐड हुआ हो पासपोर्ट में, तो उनके लिए यस। या और ऑल्सो अगर आपके स्पेलिंग्स अलग अलग है कई डॉक्यूमेंट्स में तो आप यस कर सकते हो। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आपके पासपोर्ट में, आपके आईटीआर में और बैंक अकाउंट में तीनों का नाम सेम है तो नो कर दो। अगर तीन में से किसी एक या दो डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम है, स्पेलिंग डिफरेंस है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे यस कर दो और रीजन दे दो। फोर्थ मैंने बोला इस हिसाब से, अगर मैरिज से पहले और मैरिज के बाद का नाम अलग है तो यहाँ पे यस कर दो। और ये सब चीज़ प्रूव करने के लिए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं एफिडेविट ऑफ सेम नेम। किसी भी लॉयर के पास जाना जो नोटरी करता है, उनके पास फॉर्मेट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट दे दो उसको जिनमें नाम डिफरेंस है, वो एक 50 के स्टैम्प पेपर पे करके आपको दे देगा। आपके पास पुराना ऐसा कोई नेम सेम नेम एफिडेविट हो तो आप यूज़ कर सकते हो, उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता, बट मेक श्योर एफिडेविट इंग्लिश में हो, दैट्स इट। अभी मैं नो करके नेक्स्ट। व्हाट योर रेसिडेंस एड्रेस, कंट्री और टेरिटरी रेसिडेंस एड्रेस, ठीक है। अगर आप इंडिया में ही हो तो इंडिया, अगर शायद कहीं पे वर्क कर रहे हो आउट ऑफ कंट्री या वहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो आप उस जगह का एड्रेस लिखिए, बट अभी करंटली अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया लिख दो। और ये जो एड्रेस है पासपोर्ट में लास्ट पे लिखा होगा, उस हिसाब से आप पूरा एड्रेस लिख दो। नाउ इज योर मेलिंग एड्रेस इज सेम एज योर रेसिडेंशियल एड्रेस? अगर शायद आप जॉब इंडिया में ही कहीं अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हो और उसका एड्रेस है तो आप यहाँ पे यस कर दो, बट आपका पासपोर्ट के बैक का एड्रेस और करंट मेलिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे नो आ जाएगा, एक सिंपल से। सॉरी, उल्टा हो गया, यहाँ पे नो आएगा इफ अगर मेलिंग एड्रेस आपका सेम नहीं है पासपोर्ट से, तो जो करंट है वो यहाँ पे लिख दो, और सेम है पासपोर्ट से तो यस कर दो। List current country territory of residence then all other country territory where you lived for the last 5 year more than 6 month। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सी कंट्री में आप रहे हो। पहला तो एक जो आपकी करंट कंट्री है वो तो आ जाएगा, जैसे कि इंडिया में आप रह रहे हो तो इंडिया में क्या हो, आप सिटीजन हो, फ्रॉम कब से रह रहे हो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब के लिए या स्टडी के लिए कोई और कंट्री में गए हो, वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा रहे हो तो वो दिखाना है। अगर नहीं रहे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ कि आई एम सिटी, या मैंने 2014 का एक एग्जांपल लिया है, 2014 तक February 1, ठीक है, और 2014 से करंटली मैंने इंडिया दिखा है, बट मैं एक और भी ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले शायद यूके में स्टडी किया हो या कहीं और स्टडी किया हो तो वो ऐड कर दो आप। मैं इंग्लैंड ऐड कर देता हूँ, व्हाट्स योर स्टेटस, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया। तो मैंने स्टडी किया हुआ था इंग्लैंड में 11 से 14 के बीच में, तो मैं वो एंट्री ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो ना तो आप रैंडम लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 2014
14 जनवरी। ठीक है, मेक श्योर ये डेट और जो लास्ट डेट है ना वो सेम होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती मैंने कर दी, 1/1/14 लिखा है, इस जगह पे 31/1/14 करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि फरवरी में मैं बैक हुआ था। ठीक है, तो ये छोटी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ गलती करके कि आपको पता चले कि कैसे करना है। ये डेट मेंशन की है, अभी करंट कहाँ पे हो, यहाँ पे। और अभी 11 से पहले का भी आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, इंडिया का सिटीजन। अगर नहीं दिखाना है तो दैट्स ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ठीक है, बट आपने कहीं पे भी नहीं गए हो तो सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जब सिंस बर्थ आप इंडिया में ही हो तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दो अपना, और करंट वाला बॉक्स सिलेक्ट कर दो, करंट यू आर लिविंग इन इंडिया, एंड सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, इन द लास्ट 10 years हैव यू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स व्हेन अप्लाइंग। अगर फर्स्ट टाइम है तो इसमें तो नो ही आएगा, बट आई गेस 2000 जनवरी 2017 से नहीं 2018 जनवरी से बायोमेट्रिक स्टार्ट हुआ था। सो उसके बाद जितने जितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला होगा उनका बायोमेट्रिक होगा ही होगा, उनके पहले वालों का बायोमेट्रिक नहीं होता था। तो आपको कंफ्यूजन है कि मैंने बायोमेट्रिक दिया है या नहीं दिया, तो नो करके ही जाने दो। अगर श्योर हो कि हाँ मैंने एक बार दिया है तो यस कर दो, एंड फर्स्ट टाइमर हो तो 100% आपको नो ही करना है। यस यू विल पे द फीस। ओके, अभी आगे मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए थे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, टूरिज्म कर रहे हो तो क्या है, फ्रेंड्स है तो क्या है, फैमिली वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट में तो उसमें हमने फ्रेंड सिलेक्ट किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा फॉर्म आएगा कि फ्रेंड या फैमिली मेंबर जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये उसका नाम, उस बंदे का नाम यहाँ पे लिखना होता है। तो उसके पासपोर्ट के हिसाब से आप लिख सकते हो ये नाम, उसका जो भी डिटेल्स है। मैंने फ्रेंड दिखाया हुआ था तो मैं यहाँ पे फ्रेंड कर देता हूँ। वो कनाडा का था, कनाडा। एड्रेस कोई भी आप मैन्युअली अभी इनपुट कर रहा हूँ मैं, आप उसका एड्रेस उसको पूछ के स्ट्रीट नंबर और उस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, पीओ बॉक्स सिटी टाउन रैंडम पास लिख देता हूँ। तो उसका जो भी डिटेल्स है उस हिसाब से आपको लिखना होता है। लिख दो कोई भी रैंडम, आई मीन जो उसका पिन कोड है उस हिसाब से। जो भी उसका है उस हिसाब से पूरा एड्रेस उसका लिखना है। अगर मैन्युअली नहीं करोगे ना, उसका सिर्फ पिन कोड और ये आपको पता होगा ना, तो ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी आ जाता है कोड सिलेक्ट करने के हिसाब, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ इसलिए मैंने मैन्युअली टाइप किया हुआ है। टेलीफोन टाइप उसका रेसिडेंस, घर का टेलीफोन या सेल्यूलर है तो उसका डिटेल लिख दो, सेल्यूलर फोन का जो भी है, कनाडा का फ़ोन, सेल्यूलर फ़ोन, और जो भी नंबर है आप लिख सकते हो। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस भी लिख दो उसका। हैज समवन आल्सो इनवाइटेड यू, अगर दो मोर देन वन पर्सन हो तो आप यस कर सकते हो, बट जनरली कीप एक। अगर आपका दोस्त है और दूसरे दोस्त को भी मिलने जाने वाले हो फिर भी एक ही रखो, कोई ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंट कुछ देने की ज़रूरत नहीं। एक एक ने इनवाइट किया है पूरा ट्रैवल का, वहाँ पे जाके आप जो कर रहे हो ये अपने आप पे है, बट कंफ्यूजन ज़्यादा मत क्रिएट करो वीज़ा ऑफिसर। एक सिंपल ही रखना है, एक इनविटेशन है। अगर आपका फैमिली मेम्बर, बहुत सारे फैमिली मेम्बर है तो एक फैमिली मेम्बर जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग टाई है वो रखो। बहुत सारे फ्रेंड को मिलने जा रहे हो, कोई एक फ्रेंड जो आपको सारे डॉक्यूमेंट दे सकता है,
वो फ्रेंड का डिटेल्स लिखो, बाकी फिर वहाँ जाके आप जो कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो मैं ज़्यादातर केसेस में एक एक करके हमेशा हाँ, पोस्टल कोड फॉर्मेट थोड़ा उस हिसाब से लिखना है। So, ये मैंने रैंडम लिखा था इसलिए। ठीक है, ये करके आप नेक्स्ट कर दो अगेन। हाँ, अभी यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेंगे कि आप अल्गोरिदम में फिल्टर आउट कैसे होते हो। याद रखना, कनाडा की प्रोफाइल ऑनलाइन जब भी अप्लाई करते हो आप, तो ज़्यादातर प्रोफाइल का डिसीजन उनका वो एक सॉफ्टवेयर है उससे ही आ जाता है। तो इससे फिल्टर आउट होने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना है, ये फाइनेंसिस में बहुत ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है, हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा। तो अगर आप एक बंदे हो तो 15,000 कैनेडियन डॉलर से ऊपर ही लिखो, मैंने 15,000 लिखा है, 15,000 या उससे ऊपर। अगर दो लोग हो तो 20,000, 5,000 ऐड करना है, अप टू थ्री, फिर 30,000 कैनेडियन डॉलर तक ठीक है, उसके बाद कोई इश्यू नहीं। अब आप बोलोगे कि मेरे पास फिर 15,000 कैनेडियन डॉलर है नहीं, या फिर मैं ये फाइनेंशियल फंड कैसे दिखा सकता हूँ, तो उसका एक जुगाड़ मैं आपको एट दी एंड डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊंगा, पर यहाँ पे इतना लिख ही दो, भले अभी आपके पास है कि नहीं, वो कैसे डालना है, वो कैसे करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट ये दिख लो तो क्या होगा कि जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा ना, तो वो एक अल्गोरिदम में से आपका फिल्टर आउट नहीं हो जाएगा अभी कि आपके पास फंड कम है तो सीधा ही आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। तो 15,000 कैनेडियन डॉलर, 10,000 और 15,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा ही लिखो। इज समवन एल्स गिविंग मनी फॉर यू स्टे इन कैनेडा। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर चाइल्ड का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो यहाँ पे आएगा यस, और जो भी बंदा उसको प्रोवाइड कर रहा है उसका पूरा रीज़न लिखना है कि माई हस्बैंड हस्बैंड विल पे दी ट्रिप, या फिर आपको जो बुला रहे हो शायद आपके चाइल्ड है या आपका फ्रेंड है वो पे करने वाला हो, तो उसका डिटेल रखो। बट हमेशा मैं एक रिकमेंडेशन यही रखता हूँ कि आप अपना फंड तो दिखाइए दिखाइए, भले आप जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फॉर कैनेडा विजिटर वीज़ा आप खुद का फंड दिखाइए। आपको कोई और भी स्पॉन्सर करने वाला हो ना, फिर भी अपना फंड तो इतना तो दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड आपको पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो रखो ही रखो, बट आपका ये फंड दिखाना ही दिखा, तो ही आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और फंड भी नहीं है ना, तो रिफ्यूजल का चांसेस कनाडा में ज़्यादा आता है। ठीक है, रिफ्यूजल होने के बाद भी वीज़ा कैसे ला सकते हैं उसका भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। अगर आपका रिसेंट रिफ्यूजल है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास चांसेस है आप कैसे वीज़ा रिफ्यूजल को वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट वो आपको एंड में मैं आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, और ये फंड भी कैसे मैनेज करना है अगर आपके पास फंड है नहीं तो। ओके, तो अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो मैं यस, और उसका ये, अगर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो सिंपली से नो, और आप आगे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका एजुकेशन हिस्ट्री स्टार्ट होगा और आपका वर्क हिस्ट्री स्टार्ट होता है। हैव यू एवर स्टडी एट द पोस्ट सेकेंडरी स्कूल। आपने 12th के बाद अगर कुछ किया है, या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम 10th के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, तो यहाँ पे यस लिखना है। अगर 10th से कम या 12th से कम है और कोई डिप्लोमा या कोई यूनिवर्सिटी का एजुकेशन नहीं लिया है, तो यहाँ पे नो कर दो यहाँ पे। ठीक है, अगर किया है तो यस करो, तो उसका डिटेल्स पूरा लिखना है कि कहाँ से क्या किया हुआ है। तो अभी मैं रैंडम लिख देता हूँ। ये रैंडम ही मैंने ऐसे ही लिखते हैं, एक बैचलर डिग्री दिखा देता हूँ मैं।
आप अपने हिसाब से अपना जो भी एजुकेशन है, बैचलर किया है, मास्टर किया है, अगर पहले बैचलर किया है बाद में मास्टर किया है तो दोनों ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जिस कंट्री में से किया है वो भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आगे बताया था इंग्लैंड में मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इंग्लैंड भी लिख सकता हूँ, तो वो चीज़ भी हो जाएगी। ये मैं टेम्पररी भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सारे एजुकेशन ऐड कर दो आप, जितने भी है, कोई भी गैप मत रखो, अच्छे से सारे एजुकेशन ऐड कर दो। फ्रॉम टू डेट, जब आपका स्टडी स्टार्ट हुआ तो आपकी मार्कशीट में होगा, डेट मंथ एग्जैक्ट याद ना हो तो भी चलता है, पर साल परफेक्ट रखना। और टू, जब आपको आइदर डिग्री मिला हो या फिर कई बार लोग डिग्री बाद में लेते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट, तो उस लास्ट सेम का जो मार्कशीट है उसमें डेट होगा, वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। इस हिसाब से सारे ऐड करो। मिलिट्री और पुलिस सर्विस अगर आप इसमें एलिजिबल हो, आई मीन आपने कोई किया हुआ है तो इसमें यस लिखो, अदरवाइज नो। कई बार लोग पुलिस फोर्स वाले भी मैंने देखे हैं कि वो नो करके जाने देते, तो कोई इतना खास चेकअप नहीं करता, बट हाँ, लेटर ऑन फ्यूचर में अगर पीआर फाइल रखना हो तो वो डिफिकल्ट होगा, तो बन हो सके तो ये हमेशा यही जो ऑनेस्ट आंसर है वही लिखो। आफ्टर 18 आपकी जितना भी एक्सपीरियंस है वो ऐड करो, ठीक है। तो अभी मैं टेम्पररी लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस ऑन गोइंग। बट अगर आप हाउस वाइफ हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप आफ्टर मैरिज का डेट लगा के या फिर 18 के बाद का डेट लगा के हाउस वाइफ कर दो। ये ऑप्शंस में ना बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, तो जो भी थोड़ा नियर बाय होता है ना आपके वर्क से, वो सिलेक्ट कर देना है। जॉब टाइटल भी बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वरी मत करना कि आपका जो जॉब टाइटल है यहाँ पे है कि नहीं है। जो भी थोड़ा नियर बाय आपको ऑप्शंस लिखता है ना, वो एक बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ ऐड करना ही होता है, तो वहाँ पे आ जाएगा, तो बहुत वरी नहीं है। ड्यूटीज आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो। एड्रेस, अब एड्रेस में आपका कंपनी का एड्रेस जहाँ पे एचओ है या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, दोनों एड्रेस लिख सकते हो। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जो आपकी पे स्लिप में एड्रेस लिखा हो ना, वही यहाँ पे लिखो, या फिर आपके जॉब ऑफर में या जहाँ पे भी। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ऐसे, क्लियर। सो अगर मोर देन वन प्लेस में किया हो तो ऑब्वियसली आप ऐड करो यहाँ पे जाके, और जितने भी प्लेसेस पे आपने काम किया है वो सारे ऐड करो। ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ भी मिस नहीं करना है। मान लो कि आपने अभी विजिटर वीज़ा के अप्लाई किया और फ्यूचर में आप स्टूडेंट के लिए या फिर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जितनी डिटेल यहाँ पे आपने लिखी है ना, वो आपका यूसीआई नंबर पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने लिखना भूल गया यहाँ पे, तो इट्स बेटर कि उस टाइम आपको डिफिकल्टी होगी फिर ऐड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दो, जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी आपने छोटा मोटा काम किया हो, सारे लिख दो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। ओके, लास्ट 5 इयर्स में ट्रैवल करना किया हो मोर देन एनी अदर कंट्री, ये लिखो। ये भी एक फैक्टर है जिसमें आपको फिल्टर आउट अलग से होगे। जो मैं फाइनेंस में बताया था उस हिसाब से यहाँ पे भी छोटा मोटा ट्रैवल एक, अगर आपने नहीं किया है, याद रखो आपकी एज 55 से अबो है और आप अपने चाइल्ड को मिलने जा रहे हो, तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी ना तो भी आपको वीज़ा इजीली लग जाएगा। बट आप बिलो 55 हो, सिंगल हो, या फिर रिसेंटली न्यूली मैरिड हो, या फिर चाइल्ड है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वीज़ा में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। तो हमेशा मैं ऐसी रिकमेंड करता हूँ एक छोटी सी कंट्री, और हमेशा मैं दुबई को ज़्यादा मैटर करता हूँ जब यूएस और कनाडा के लिए ट्रैवल करना हो तो दुबई की एक एंट्री लगा दो, वो अच्छा है। सिंगापुर भी एक अच्छी कंट्री है। इवन आप छोटी मोटी वियतनाम, बाली ऐसी कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपका पासपोर्ट वेरी फ्रेश है, आप यंग हो, तो विजिटर वीज़ा स्पेशली फॉर कनाडा, विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल आने के चांसेस वेरी हाई हो जाते। ऐसा नहीं कि नहीं देते वीज़ा, बट चांसेस वेरी हाई हो जाते हैं वो रिफ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट थोड़ा ट्रैवल करो। हाँ, अगर आपके फैमिली मेम्बर को मिलने जाते हो तो एक वीज़ा मिल जाएगा, बट अगेन मैं हमेशा यंग लोगों को यही दिखाता हूँ कि भाई आप 18 से अबो 55 से बिलो हो तो
ट्रैवल हिस्ट्री एंड फंड फाइनेंस अच्छे से मेंटेन रखो। और तीसरी चीज़ एक ध्यान में रखनी है, आप घर वापस क्यों आओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न दिखाना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं क्या करता हूँ कि अगर फ्रेश पासपोर्ट है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं किया और कपल रख रहा है फाइल, तो दोनों का एक साथ नहीं रखता मैं। पहले एक बंदे का रखता हूँ और स्पाउस को इंडिया में है ऐसा दिखाता हूँ, फिर दूसरे का, एक का वीज़ा लग जाए फिर दूसरे का दिखाता हूँ। इससे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि भाई हाँ स्पाउस उसका इंडिया में है तो वो वापस आएगा, ठीक है, या फिर चाइल्ड उसके इंडिया में है तो वो वापस आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप पूरा फैमिली एक साथ तभी रखो जब आपका ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपका फंड फाइनेंस स्ट्रांग है। अदरवाइज ऐसे करके करो तो आपका वीज़ा लगने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स आपने ट्रैवल किया हो तो कोई भी ऐड कर दो जो भी है। मैं एक सिर्फ ब्रीफ दिखा देता हूँ। तो एक ट्रैवल हिस्ट्री मैंने एक दिखा दी है। तो आपका रीज़न क्या है, टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म के लिए गए हो तो टूरिज्म, कई बार आप फैमिली विजिट के लिए गए हो तो फैमिली विजिट लिख सकते हो, या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हो तो कॉन्फ्रेंस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका पर्पस था उस टाइम पे उस हिसाब से आप यहाँ पे पर्पस ऑफ ट्रैवल लिख कर सकते हो। लोकेशन में अगर एक सिटी में गए हो तो एक सिटी, मोर देन वन सिटी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सेव कर दो। तो ये ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। देन सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू एवर स्टेड कैनेडा बियॉन्ड द वैलिडिटी स्कूल, अगर आपका कोई ऐसा इमिग्रेशन इश्यू हुआ है तो हाइड नहीं करना है, हमेशा दिखा दो यस। अगर नहीं हुआ है तो नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज और परमिट डिनाइड एंट्री टू ऑर्डर टू लीव कंट्री, ये बहुत ग्रे एरिया है ऑनेस्टली। अगर देखना चाहे तो अगर किसी भी कंट्री में आपको रिफ्यूज आया है तो आपको यस लिखना है। बट कई केसेस में मैं क्या करता था कि अगर यूएस में रिफ्यूज़ल है या कनाडा में रिफ्यूज़ल है तभी यहाँ पे यस लिखता था। ये दो से अलावा कोई कंट्री में अगर रिफ्यूज़ल होता है तो नो करके मैं जाने देता था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जेन्युइन होता है बट अल्गोरिदम इसको आपको एक नेगेटिव में ले लेता है। तो अगर यूएस और कनाडा में रिफ्यूज़ल है तो यस करो, अदरवाइज नो करके भी आ जा सकते हो। या फिर ऑनेस्ट हो, अगर ऑनेस्टली आपको दिखा नहीं है तो आप यस करके अ, आगे जा सकते हो। जो भी यस करो यहाँ पे पूरा रीज़न लिख दो कि माई यूएस विजिटर वीज़ा वॉज डिनाइड ऑन डेट, लिख दो यहाँ पे। डेट नहीं पता तो साल लिख सकते हो, सिर्फ मंथ एंड ईयर। और रीज़न एक ब्रीफ लिख दो कि भाई स्टैंडर्ड वीज़ा ऑफिसर was not satisfied with my documentation और रिप्रेजेंटेशन, जो भी लिखना है एक ब्रीफ में लिख दो यार, ठीक है। जितनी भी कंट्री का हुआ है सारे ही लिख दो। अगर यूएस के अलावा भी कोई कंट्री में हुआ है तो इसी में सेकंड सेकंड लिख दो, थर्ड, जितना भी लिखा है वो लिख दो आप, ठीक है। और मैंने बोला इसलिए अगर आपको नहीं सब दिखाना है तो यूएस और कनाडा का तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा वेरीफाई कर सकते हैं यूएस से इजीली। सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम और कंट्री, नो। अरेस्टेड, नो। ये क्रिमिनलिटी और सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सारे पढ़ लेना, मेजोरिटी इसमें नो ही आता है, बट एक बार पढ़ लेना। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस जनरली ऐसे ही पूछते हैं, कोई कोई इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। हैव यू हैड मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय आईआरसीसी ऑथोराइज्ड पैनल फिजिशियन, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा रखा होगा तो उस टाइम मेडिकल कंपलसरी होता है, और उसके बाद विजिटर रख रहे हो तो किया हो तो यस। विजिटर वीज़ा के लिए कंपलसरी नहीं है,
तो हमेशा नो कर दो, कोई इश्यू नहीं। एंड नेक्स्ट। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, अगर आपको टीबी या इसका सिम्टम्स लास्ट 2 इयर्स में है तो यस करना है, अदरवाइज नो। सेम वे कॉन्टेक्टेड लास्ट ईयर, अगर कोई टीबी वाले पर्सन से कॉन्टेक्ट किया हो तो यस। मैंने बोला इस हिसाब से विजिटर वीज़ा 6 मंथ वाला जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है उसके लिए मेडिकल नहीं करना है। बट अगर आप पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का वीज़ा लगा रहे हो तो उसमें मेडिकल आएगा, राइट। अगर इसमें से कुछ भी आप एलिजिबल हो या आपको रिलेवेंट है तो यस करो, अदरवाइज नो। मेडिकल क्वेश्चन है सारे। ठीक है। यहाँ पे आएगा मैरिटल स्टेटस। तो आगे हमने मैरिड लिखा है, मैरिड। डेट ऑफ मैरिज स्टार्ट फ्रॉम, वो आपके मैरिज सर्टिफिकेट में होगा तो उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर कई केसेस में जनरली जो कई स्टेट में 1985 या 1989, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट ईयर, उससे पहले ना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता था। तो अगर आपका सेम केस है और आपके पास उस मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका स्पाउस का भी वीज़ा साथ में लगाने वाले हो तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंटेशन में चाहिएगा। तो उसके लिए आप लॉयर लॉयर के पास जाके एक एफिडेविट करवा सकते हो और वो एफिडेविट आप यहाँ पे रख सकते हो, वो वैलिड है फॉर विजिटर वीज़ा। ठीक है। नेम ऑफ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, ये आपके पासपोर्ट में बैक साइड पे होगा। अगर आपका ओल्ड पासपोर्ट है और बीच में आपकी शादी हुई तो कई केसेस में वो नहीं होता, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर फ्रेश पासपोर्ट, शादी के बाद अगर कोई पासपोर्ट करवाया है तो ये डिटेल्स सारी स्पाउस की पासपोर्ट के लास्ट पेज में होती है। तो उस हिसाब से आपको नाम यहाँ पे लिख देना है, या फिर अपने स्पाउस के पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उसके नाम, उस हिसाब से नाम यहाँ पे लिख दो, उनका डेट ऑफ बर्थ। कुछ भी आप, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी तो। उसका ऑक्यूपेशन याद रखना, जो यहाँ पे दिखा रहे हो वही चीज़ आपको अगर साथ में फाइल रखते हो तो जब स्पाउस का प्रोफाइल क्रिएट करोगे, अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि एड एप्लीकेंट ऐड कैसे करना है, स्पाउस है चाइल्ड चिल्ड्रन है, तो उसमें भी वही सेम चीज़ दिखानी है। यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे आपने होम मेकर दिखाया है, वहाँ पे आपने बिजनेस दिखाया है, तो ये ध्यान रखना है। इज देयर एड्रेस इज सेम, यस। अगर शायद अगर अलग भी रह रहे हो कोई रीज़न से, जॉब के या कोई अलग रीज़न से, तो भी यहाँ पे यस ही लिखो, क्योंकि ज़्यादा जस्टिफिकेशन कोई देने की ज़रूरत नहीं। विजिटर वीज़ा में थोड़ी चीज़ें आप लेट गो कर सकते हो। पीआर और सिटीजनशिप के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अकम्पनी यू, अगर आप साथ में फाइल रखने वाले हो तभी यहाँ पे यस करो। मैंने बोला इस हिसाब से, अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, फंड फाइनेंस अच्छा है, तो आप साथ में फाइल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो पहले एक का रखो एप्लीकेंट का, उसका वीज़ा लग जाता है, उसके बाद दूसरे का लगो, क्योंकि ये दिखाएगा आपको कि भाई उसको इंडिया आने का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाएगा कि भाई स्पाउस इंडिया में तो वापस आएगा। आपकी जॉब, आपका फंड एंड फाइनेंस, आपका घर, ये सब तो है ही है, एक रीज़न और हेड हो जाएगा। उन लोगों के लिए स्पेशली जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या जिनका प्रोफाइल वीक है, रिफ्यूज़ल आया हुआ है या ऐसा कुछ है, उनके लिए ये चीज़ ही करो। मैं गारंटी देता हूँ 80% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे वीज़ा आने के। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम्युनिटी, अभी मैं यस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफाइल में स्ट्रांग वाला है, ऐसा दिखा रहा हूँ तो चलो यस है। अगर मैंने बोला इस हिसाब से नहीं है तो नो कर, दोनों करो। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, यस और नो, अगर आपके हिसाब से जो है लिख दो। राइट। यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल लिखना है। अभी पेरेंट्स का डिटेल अगेन आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज पे पेरेंट्स का नाम जिस हिसाब से लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको नाम लिखना है। कई केसेस में डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है तो आप कुछ रैंडम डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बट अगर पता है तो उस हिसाब से लिख दो।
अगर डिसीज है तो उसका डिसीज डेट और ये लिखना है। टेरिटरी ऑफ बर्थ, अगर इंडिया है, इंडिया, रिटायर है, जॉब है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपके साथ रह रहे हो तो यस, अगर नहीं रह रहे तो नो। मैं हमेशा रिकमेंड कर रहा हो तो करता हूँ कि अगर आपकी पेरेंट्स की फाइल आपके साथ नहीं रख रहे हो तो यहाँ पे यस ही दिखा दो। तो ये एक और रीज़न मिल जाएगा कि भाई मेरे ओल्ड पेरेंट्स भी मेरे घर पे रहते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए मैं वापस आऊँगा। ये मैं इतना क्यों वेटेज रख रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट कॉमन रीज़न है रिफ्यूज़ल का, फंड फाइनेंस, और आप वापस नहीं आओगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी वापस आने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यस कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अगर पेरेंट्स की फाइल भी आप अपने ग्रुप में रख रहे हो और अलग रह रहे हैं तो यहाँ पे नो करो, अदरवाइज यस। वो अगर आपके साथ आने वाले हैं तो यस, नहीं आने वाले तो नो। ठीक है। इस हिसाब से आप दोनों का, फादर मदर दोनों का ऐड करना है। मैंने अभी सिर्फ फादर का करके जा रहा हूँ, बट मदर का भी आप ऐड कर दीजिए। व्हाट इज नेटिव मदर लैंग्वेज, तो आपकी जो भी नेटिव मदर लैंग्वेज है आप ऐड कर दो। ठीक है। कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड इंग्लिश, ये दोनों में इंग्लिश इंग्लिश करके आप नेक्स्ट कर दो। ठीक है। ये आपने ऑलरेडी ये पोर्टल बनाते टाइम एक ईमेल एड्रेस यूज किया है, वो सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो या फिर कोई नया भी लिख सकते हो जिस पे आपका कम्युनिकेशन आ जाए। ठीक है। तो आप, इट्स अप टू यू, दोनों में से कोई रख सकते हो, अगर सेम वाला भी रख सकते हो या फिर कोई अलग से रख। ये रिमेंबर ये कि जो भी ये ईमेल एड्रेस रखो ना, वो ओपन हो, आपके पास उसका पासवर्ड हो। क्योंकि एक बार अगर कोई डिटेल्स या कुछ मेल आपके वहाँ पे चला गया, जनरली जीसी की या आईआरसीसी पोर्टल में ही मेल आएगा, बट कोई कम्युनिकेशन मिस हो गया आपसे तो उसको वापस करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है। कनाडा का इमिग्रेशन आईआरसीसी में आप कॉल करके घंटों तक वेट करोगे ना, तो भी आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ध्यान से करें, स्पेशली ईमेल एड्रेस। आपका ये अकाउंट भी अगर जब आप ओपन कर रहे हैं आईआरसीसी पोर्टल, उसका एक साइड पे लिख दो कहीं पे भी एड्रेस कहाँ पे है, पासवर्ड क्या है, फ़ोन नंबर क्या लिखा था, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था। क्योंकि एक बार घूम गया ना तो आप थक जाओगे आपकी डिटेल्स रिकवर करते करते। ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। टेलीफोन नंबर, आपका जो करंट टेलीफोन नंबर है, अदर आएगा, आउटसाइड इंडिया, सॉरी आउटसाइड कनाडा है इसलिए। ये जीरो की आदत लग गई है ना, इसलिए 091 ही हो जाता है। चलो, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो ये सारा क्वेश्चन आ गया है। एक्सपांड ऑल करके आप चेक कर सकते हो। आप जब तक सबमिट नहीं होता है फाइल, तब तक आप सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। एक ध्यान से सारी चीज़ें देख लो। तो ये पूरा फॉर्म आपका आ गया है। कुछ भी एडिट करना है यहाँ जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट कैसे आएगा यहाँ पे। तो सेव एंड कंटिन्यू करो, डोंट वरी, सेव एंड कंटिन्यू करोगे आप, ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ गया है। अगर अब उसके बाद भी आपको कुछ चेंज करना है तो आप वापस जा सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो क्या क्या होगा, लेटर ऑफ इनविटेशन, क्यों, क्योंकि हमने फ्रेंड्स का सिलेक्ट किया था। अगर आपने टूरिज्म, सिर्फ टूरिज्म किया होता सिलेक्ट, तो यहाँ पे इटिनरी का आ जाएगा। ठीक है। लेटर ऑफ इनविटेशन, लेटर ऑफ इनविटेशन में क्या रखना है, कैसे बनाना है, कैसे डॉक्यूमेंट है, वो लास्ट में डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन में, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाला सेक्शन में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फर्स्ट पेज लास्ट पेज स्कैन करके आपको रखना है पीडीएफ फाइल में या जेपीजी फाइल में। फंड्स प्रूफ, फंड्स प्रूफ में आपके बैंक स्टेटमेंट आ गए, एफडी आ गया, शेयर आ गया। तो क्या रखना है, स्टेटमेंट रखना है, सर्टिफिकेट रखना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाले पार्ट में डिटेल में समझाऊंगा। बट यहाँ पे सारा फाइनेंशियल आ जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट मैंने बोला इस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो नोटरी करवा दो, कोई नोटरी लॉयर के पास जाके, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। कंसेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये अगर आपने किसी और का भी फॉर्म, फॉर एग्जांपल आपने अपने स्पाउस का भी फॉर्म फिलअप किया है, तो यहाँ पे
रखना है, अगर नहीं किया है तो नो। चलो, एम्प्लॉयमेंट लेटर एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप जॉब लेटर रख सकते हो, अपना आईडी कार्ड, ये सब कुछ कंबाइन करके पे स्लिप्स एंड आईटीआर सब कुछ रख सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का लेटर रख दो, जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी नंबर रख दो, आपका शॉपिंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट में रख सकते हो। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रखनी है एडिशनल डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, ये स्टेप आने के बाद अभी डिटेल में मैं कैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि अगर कोई और पर्सन है तो उसको कैसे ऐड करना है। तो रिटर्न ग्रुप पे आप क्लिक करो। ये आपको पता ही है, स्टार्टिंग में हमने ये बनाया था। ये फर्स्ट पेज पे आ जाते हो, यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये उनका प्रोफाइल हो जाएगा और यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो जो हमने पहले फॉर्म फिलअप किया था वैसा ही सारा फॉर्म यहाँ पे पूरा आ जाएगा। राइट, तो सेम चीज़ सेम फिलअप करना है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हो कि स्पाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, और नो भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप लोग जितने भी मेंबर ऐड करने हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उनका नाम और ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर, और कंटिन्यू करके बाद में आप देख सकते हो। जब सारा कंप्लीट हो जाता है तो आई कंफर्म आई हैव कंप्लीटेड एप्लीकेशन इन दिस ग्रुप, ये क्लिक करोगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने से आपका पूरा प्रोफाइल फाइनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ तक का ये पूरा फॉर्म है। ठीक है, अब आपको मैं सारा दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ से आपको रिफ्यूज़ल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फाइनेंस, क्या करेंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। ठीक है, तो वो कैसे मैनेज करना है वो मैं पूरा दिखाऊंगा। और आपके सारे अदर डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग डॉक्यूमेंट या कुछ है तो हम वो सारे डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के बाद। बट सो फार आपको ये पता चल गया कि इस हिसाब से ये आईआरसीसी पोर्टल का पूरा फॉर्म है। सेम चीज़ जीसीकी में भी आती है। तो आप जीसीकी में जो सारी डिटेल हमने ये ऑनलाइन फिल की, उसकी उसकी जगह पे एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है और उसको अपलोड करना है। ठीक है, बट विजिटर वीज़ा के लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आईआरसीसी पोर्टल वाला ही करें। जीसीकी का मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट रिकमेंडेशन मेरा इतना ही है कि आईआरसीसी पोर्टल पे करो तो आपको अच्छा है, आपके लिए आपको सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जब आप पेमेंट कर देते हो तो एक होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे मैं दिखा देता हूँ, आपके अकाउंट होम पेज पे पूरा फिल होके पूरा आ जाएगा। वहाँ पे ये यहाँ पे अगर जब पेमेंट कर देते हो ना तो यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन आ जाता है, आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन टाइप, डेट सबमिटेड, स्टेटस, एक्शन, सब कुछ है। यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होता है और उसमें से आप कुछ भी चीज़ें, जो भी कम्युनिकेशन चाहिए वो वहाँ पे बॉटम में नीचे आ जाएगा। तो वो हमेशा देखते रहना है। स्टेटस पे यहाँ पे एक लिंक आएगा पेमेंट करने के बाद, अभी नहीं, अभी तो यहाँ पे होगा आपका एप्लीकेशन। सो जो भी आपको चेंजेस करना है यहाँ से कंटिन्यू करके चेंजेस कर सकते हो। जब सबमिट हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, सबमिशन कंप्लीट होता है तो ये सारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर, और जो भी एक्शन लेना है स्टेटस है यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा, नीचे उसके बॉटम में सारा कम्युनिकेशन होगा। आपका वीज़ा का पीपीआर लेटर भी वहाँ पे आएगा, आपका फाइल सबमिशन लेटर भी आएगा, पूरा फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वो भी बॉटम में आ जाएगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। क्लियर, सो इट्स अ वेरी बेसिक। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ या फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कहाँ से क्या करना है। ठीक है, और ज़्यादा क्वेरी हो तो आप एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट का बारकोड भी रखूँगा, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना। जो कनाडा वाले विजिट, कनाडा वाली जो भी रील हो ना उसके सेक्शन में मैसेज कर दो या फिर मुझे डायरेक्ट डीएम कर दो। ठीक है,
ओके, सो इस लास्ट पार्ट में हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, कवर लेटर कैसे बनाना है, इनविटेशन लेटर कैसे बनाना है, और रिफ्यूज़ल आया है तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम ये लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कौन से रिक्वायर है। नाउ जनरली 3 टाइप्स ऑफ केसेस हमने डिस्कस किए थे। एक तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, दूसरा आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड या पेरेंट्स आपको बुला रहा है, और तीसरा कि आप बिजनेस या कोई एम्प्लॉयमेंट की वजह से वहाँ पे जा रहे हो। तो ये 3 रीज़न जनरल होते हैं जिसके लिए हम कनाडा विजिट कर रहे हैं। तो सबके लिए ऑलमोस्ट कॉमन चेकलिस्ट है, जहाँ जहाँ पे थोड़ी चेंजेस हो गए मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, अब पेपर एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमने जो आईआरसीसी पोर्टल में बनाया था उस हिसाब से ही हमें आगे करना है, और उसमें ही सारी डिटेल्स फिलअप करके वहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सारी स्कैन कॉपीज ही जाएगी हमें, तो प्रॉपर स्कैन कॉपीज हम आपको करना है। क्या क्या स्कैन करना है ये सारा चेकलिस्ट में अब आपको वन बाय वन मैं बताता हूँ। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट, वैलिड पासपोर्ट ऑब्वियस। अभी वैलिड पासपोर्ट जो अभी करंट पासपोर्ट है आपका, अगर उसमें स्टैम्प्स है तो सारे पेज, फर्स्ट पेज लास्ट पेज तो कंपलसरी है। स्टैम्प जितने पेज पर है वो सारे स्कैन करने हैं आपको। अगर आपके ट्रैवल पुराने पासपोर्ट में है तो आपका और एक ओल्ड पासपोर्ट भी इंक्लूड कर देना जिसमें सारे स्टैम्प्स हो। ठीक है, तो स्टैम्प्स के साथ वाला एक ओल्ड पासपोर्ट भी आप स्कैन कर सकते हो। रिमेंबर, फर्स्ट पेज लास्ट पेज मैंडेटरी है। उसके अलावा सारे जो भी पेजेस है जिसपे स्टैम्प लगे हुए हैं वीज़ा के, इन आउट के या जो भी है वो करना है। ओल्ड पासपोर्ट, अगर आपके ओल्ड पासपोर्ट में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आप रख सकते हो। डिजिटल फोटो, अभी क्या है कि मैंडेटरी नहीं है, ज़्यादातर बायोमेट्रिक में वो इंक्लूड हो जाता है। बट जिसका बायोमेट्रिक में वेवियर है, जो सर्टेन एज से यंग होते हैं या ओल्ड होते हैं, उनके लिए डिजिटल फोटो चाहिए। वो आईआरसीसी में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अगर वो आप एलिजिबल हो गए तो आपका आईआरसीसी वाला जो पोर्टल में हमने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट देखा था ना, वहाँ पे फोटो लिख के आ जाएगा। बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा आता है तो फोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आप बायोमेट्रिक के टाइम पे वहाँ पे हो जाएगा। ये दो फॉर्म है। ये दो फॉर्म अगर आप जीसीकी से अप्लाई कर रहे हो तो आएंगे, अगर नहीं कर रहे हो, हमने आईआरसीसी पोर्टल ने जिस तरीके से एप्लीकेशन देखा तो आईआरसीसी पोर्टल में ये दो फॉर्म नहीं आते। उसकी जगह पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन वो क्वेश्चन में ही लिख दी है। ठीक है, सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईआरसीसी पोर्टल अच्छा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ही फॉर्म में आ जाती है। ऐसे फॉर्म, एडिशनल फॉर्म कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमेशा आईआरसीसी पोर्टल से ट्राई करो जब विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन आप डाल रहे हो। ट्रैवल हिस्ट्री, प्रीवियस वीज़ा एंड स्टैम्प्स, अगर वीज़ा का स्टैम्प नहीं है, कई केसेस में ई वीज़ा होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वियतनाम, या ऐसी सारी कई सारी कंट्रीज है जिसमें ई वीज़ा है। तो अगर आपके पास ई वीज़ा पड़ा है तो आप वो भी स्कैन करके रख सकते हो, पेपर ई वीज़ा वाला। अगर मिसप्लेस हो गया है तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ट्रैवल हिस्ट्री में मेंशन ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एंट्री एग्जिट का स्टैम्प तो लगा ही होगा। तो उस हिसाब से आप ट्रैवल हिस्ट्री में मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, ये मैंडेटरी ये डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वाला। अभी पर्पस ऑफ ट्रैवल, पर्पस ऑफ ट्रैवल्स मैंने बोला इस हिसाब से 3 चीज़ है। टूरिज्म है, विजिटिंग फैमिली फ्रेंड हो गया, या बिजनेस बिजनेस विजिट हो गया। ठीक है, टूरिज्म के लिए ऑब्वियसली आपने पूरा पैकेज होगा तो वही इटिनरी पूरी रख देनी है। वहाँ पे ऑप्शंस आएगा इटिनरी वाला। हमने ये आईआरसीसी पोर्टल में जो प्रोफाइल बनाई थी वो फ्रेंड इनविटेशन वाली बनाई थी, तो उसमें इनविटेशन लेटर वाला ऑप्शन आया था। तो उसमें क्या रखना है, इनविटेशन लेटर, जो अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है इनविटेशन लेटर, और जो इनवाइट कर रहा है उस बंदे का पासपोर्ट। अगर कैनेडियन सिटीजन है तो पासपोर्ट ओनली, अगर नहीं है तो पासपोर्ट प्लस पीआर, या फिर पासपोर्ट, फिर कोई भी परमिट हो उसका वो। एड्रेस प्रूफ वहाँ का भी आप रख सकते हो, एड्रेस प्रूफ ऐड कर देना अगर है तो उसके पास कुछ या डील ऐसा कुछ। ठीक है, अगर जॉब या ऐसा कुछ कर रहा हो तो उसका भी आप रख सकते हो, पे स्लिप्स या फिर टैक्स फॉर्म। ये मैंडेटरी नहीं है,
बट आप रख सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें। विजिटिंग फैमिली फ्रेंड, बिजनेस विजिट के लिए इनविटेशन फ्रॉम कंपनी, कंपनी से जो कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पे आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिएगा, तो वो सिर्फ वो रख सकते हो। कंपनी के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड कर रही है कंपनी तो वो भी आप रख सकते हो। ठीक है, कवर लेटर, वो पूरा मैं डिस्कस करूंगा कवर लेटर कैसे बनाना है, एक सैंपल कवर लेटर भी आपको दिखाऊंगा। बट बेसिकली उसमें ये 3 चीजें कवर करनी है, वाई यू आर विजिटिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वाई यू विल रिटर्न। ये कॉमन चीज है बट इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज के बेसिस पे ही रिफ्यूजल आता है, तो ये ध्यान से आपको फिलअप करना है। मैं आपको सैंपल अभी दिखाऊंगा। ओके, फाइनेंशियल प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि 15,000 कैनेडियन डॉलर या ऐसा कुछ दिखा देने का। तो व्हाट इफ के आपके पास वो फंड नहीं है, इतना फंड नहीं है, या फिर इतना पुराना फंड नहीं है, तो आप क्या करोगे? 6 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना फंड नहीं है, तो एक लूप होल ये है कि कनाडा में जरूरी नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट्स ही रखो, आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रखोगे। तो क्या हुआ कि अगर आपका फंड पुराना नहीं है, रिसेंटली आपने ट्रांसफर किया हुआ है, तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में सिर्फ आपको टोटल अमाउंट उस दिन कितना है वही दिखाएगा। तो वो एक चीज आप कर सकते हो हाइड करने के लिए, रिसेंट फंड आया है इस दिन। अगर आप कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास 7-10 लाख रुपए नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे फंड दिखाऊं? तो देखो, 2 चीज कर सकते हो आप, मैंने बोला उस हिसाब से कि एक तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप किसी से बोरो करो एक दिन के लिए, फंड रखो, दूसरे दिन बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवाओ, और तीसरे दिन उस बंदे को वापस कर दो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि व्हाट इफ कैनेडियन विजिटर वीजा ऑफिसर ने वेरीफाई किया है क्या? देखो, वो थोड़ा लक पे चला जाएगा, बट 90% केसेस में उनके पास विजिटर वीजा के लिए इतना टाइम है ही नहीं कि वो चेक करने जाएंगे कि आपके बैंक बैलेंस में इतना सेट है या नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हैंडल करता हूँ। किसी केसेस में वो बैंक वेरिफिकेशन के लिए इतने खर्च जाते नहीं। हाँ, अगर आपका पीआर फाइल है तो वो डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, वर्क परमिट फाइल है तो शायद जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे। स्टूडेंट फाइल है तो शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट विजिटर में इतना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं, इतनी सारी एप्लीकेशन। तो आई डोंट थिंक सो कि वो चेक करते हैं, तो ये एक लूप होल है, आप यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, आपके पास एक या 2 लाख रुपए है, और आपके पास 4-5 अकाउंट है आपके, तो पहले दिन 2 लाख रुपए एक अकाउंट में रखो, उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल दो, फिर दूसरे दूसरे अकाउंट में वही 2 लाख ट्रांसफर करो, उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ऐसे करके आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये थोड़ा लक पे भी चला जाएगा। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो अगर आप उन्होंने वेरीफाई किया, तो आपको रिफ्यूजल आने का चांसेस भी है, और शायद बैन भी लगा सकते हैं। बट मैंने बोला इस हिसाब से वो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो के वो चेक करेंगे, स्पेशली फॉर विजिटर। ठीक है, तो ये छोटा सा लूप होल है, यू कैन यूज इट। आईटीआर 2 से 3 साल का अगर नहीं है, तो एटलीस्ट 1 साल का तो आप बनवा ही दो और रखो। बट आईटीआर बनवाने के टाइम भी यही ध्यान में रखना है कि मिनिमम अमाउंट कितना रख रहे हो। ठीक है, अभी तो 12 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि 4 से 5 लाख से प्लस का आपका आईटीआर हो, तो उस हिसाब से आईटीआर भी आप करो, तो ये एक पॉजिटिव हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स में आप एफडी रख सकते हो, अगर पुरानी है एफडी तो, अगर नहीं है तो उसका भी बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा दो एफडी का। पोस्ट का सर्टिफिकेट, शेयर का सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप टोटल कर सकते हो। बट सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा पैसे तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7 से 10 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए एटलीस्ट बैंक बैलेंस में होने चाहिए, बाकी ऊपर जितने भी दिखाओ इसमें चलेगा। ठीक है, अगर जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो आप ये भी दिखा सकते हो, करंट अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपका पैसा रेगुलरली आ रहा है तो करंट अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। और ये स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप किसी चाइल्ड है और किसी पे डिपेंडेंट है, तो एक स्पॉन्सरशिप लेटर बनाना है। सिंपल, उसमें इतना ही कहना है कि जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है ये है, उसका नाम, उसका आधार कार्ड या पासपोर्ट, और जिसको स्पॉन्सर करे उसका नाम, कितने टाइम के लिए, और कौन कौन सा फंड एक्सेसिबल है। ये सारी चीज़ें हो सके तो नोटराइज करवा दो 50 के स्टैम्प पेपर। आप किसी भी नोटरी वाले सॉलिसिटर के पास आओगे, उनके पास एक ये होता ही है पूरा लेटर। अगर नहीं मिल रहा है आपको,
तो आप मैसेज में लिख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ टाइप इट स्पॉन्सर लेटर फॉर कनाडा, और एक बहुत बढ़िया से आपको एक लेटर बना के दे देगा जो आप 50 रुपये के स्टैम्प पे नोटराइज कर दो। नोटरी कंपलसरी नहीं है, पर करोगे तो अच्छा है। हाँ, एक चीज़ वही मैं इनविटेशन लेटर के लिए भी बता दूँ। इनविटेशन लेटर को कनाडा कनाडा से जो आपको इनवाइट करे उस बंदे को लॉयर के पास नोटरी करवाना कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ वो पेज पे साइन करके आपको दे स्कैन कॉपी भेजेगा तो भी वैलिड है। ठीक है, मेरे कई सारे क्लाइंट्स का मैंने ऐसे ही किया है, सो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ होगा। 7 से 10 लाख रुपए मैंने बोला शॉर्ट ट्रिप, हमने हमेशा मैंने बोला था कि 10 से 15 दिन का ही, 7 से 10 दिन का दिखाओ, 7 से 10 लाख रुपए का आपका दिखाओ, जिसमें बैंक बैलेंस में 5 5 लाख अराउंड, और बाकी का अब म्यूचुअल फंड या इसमें दिखाओ। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जितना होगा कनाडा के लिए अच्छा है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम पे आपका वीज़ा रेशियो 80 से 90% हो जाएगा, अगर लोग आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, प्रीवियसली किसी कंट्री का रिफ्यूजल है, तो ट्राई टू शो मैक्सिमम फंड और उसका सोर्स। जितना ज़्यादा फंड दिखाओगे उतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगा। ठीक है, ये एक सिंपल रूल है, मोर फंड इज इक्वल टू हायर चांसेस। क्योंकि वो सीधा, आप मैंने बोला था ना कि वो फिल्टर आउट ये हो जाओगे आप, ये याद रखना है। बट उसका सोर्स भी दिखाना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुछ भी दिखा रहे हो, अगर आपके पास फंडिंग है, आपका बैंक बिजनेस से आया है या जॉब से आया है, तो उसका सोर्स आईटीआर दिखाए दो। बिजनेस से आया है तो करंट अकाउंट बिल्स भी रख सकते हो आप, कोई करंट बिल आया हो आपके पास तो वो सारे बिल्स ये सब कुछ भी रख सकते हो, तो इनवॉइसेस बिल्स सब कुछ वैलिड है तो वो रखो। बट मैक्सिमम बनाओ, ये फाइनेंशियल पार्ट में आपका रिफ्यूजल आने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा रिफ्यूजल आने का चांसेस ये है, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। ठीक है, तो कैसे टाई स्ट्रांग बता सकते हो? एक तो यहाँ पे आपके पास स्टेबल जॉब है या फिर स्टेबल बिजनेस है, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आ गया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आ गया। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपके पास एसेट्स है, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स हो गया तो उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के वो भी रख सकते हो। फैमिली टाइज, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मैंने बोला था कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो कपल साथ में फाइल मत रखो, वन बाय वन रखो, तो वीज़ा का चांसेस बढ़ जाएगा। रीज़न यही है कि वो मांगते हैं कि आप वापस क्यों आओगे। तो ये सारे पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है कि मेरे केसेस में क्या कर सकते हो, तो आप मुझे मैसेज में लिखो, या फिर एट द एंड में अपना इंस्टा भी देने वाला हूँ, तो उसमें आप मैसेज करो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये अगर ट्रैवल इंश्योरेंस है, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग अगर आप करना चाहते हो तो यस डेफिनेटली। अगेन प्रीवियस ट्रैवल होगा तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। अभी बेसिक रिफ्यूज़ल डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में डिटेल्स में रिफ्यूज़ल आने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट बेसिक रिफ्यूज़ल कौन से रीज़न पे आता है? तो पर्पस ऑफ विजिट नॉट क्लियर, एक चीज़ के पे आपने कवर लेटर अच्छे से नहीं रखा है तो उसका एक रीज़न आ जाए। एक पर्टिकुलर पॉइंट ही रखो कि भाई अगर किसी को मिलने जा रहे हो तो मिलने जा रहे हो, अगर हॉलीडे पैकेज पे जा रहे हो तो हॉलीडे पैकेज, कंफ्यूज मत करो उन लोगों को, क्लियर रखना। इनसुफिशिएंट फंड, ठीक है, बैलेंस फंड कम है, फंड ज़्यादा है पर उसका सोर्स नहीं है, तो भी आपको रिफ्यूज़ल आने का चांसेस है। अगर आपने गलती से बैंक स्टेटमेंट रख दिया है और उसमें रिसेंट ही फंड आया है तो भी रिफ्यूज़ल आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रखो अगर रिसेंट ट्रांजेक्शन है तो। ठीक है, और ऊपर बताया इस हिसाब से आप थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हो बैंक बैलेंस। मैनिपुलेट तो नहीं बोलूँगा, बट एक छोटा सा लूप होल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंट एक्सप्लेन एनी लार्ज ट्रांजेक्शन जो मैंने बोला उस हिसाब से, और उसको मिटिगेट करने के लिए आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रख सकते हो। नो जॉब अनस्टेबल इनकम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 25 to 40 ईयर्स वाले जब एप्लीकेशन रखते हैं ना, बहुत ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हो, 25 to 40 है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, रिफ्यूज़ल का चांसेस हाई है। उस केसेस में ट्राई करो कि आपका फंडिंग अच्छा हो, कोई सोर्सेज बताओ, बैंक बैलेंस या ऐसा कुछ, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखने के बाद ही रखो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको।
प्रूफ ट्रैवल हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, अगेन मैंडेटरी नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, बट मैंने बोला अगर इस ब्रैकेट में आ रहे हो आप 25 to 40, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। अगर आप पेरेंट्स हो, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर बट पेरेंट्स है, आपका चाइल्ड या ऐसा कुछ वहाँ पे है, तो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, बट यंग एज वालों को थोड़ा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर का ये होगा इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने फॉर्म में कुछ लिखा है और कवर लेटर में कुछ लिखा है, ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कुछ मैच नहीं हो रहा, तो भी रिफ्यूज़ल आने का चांसेस होता है। तो ये इतने रीज़न है जनरली जिस पे रिफ्यूज़ल आता है। ऑनेस्टली एक बात बताओ आपको, तो कनाडा में अगर आपकी कई बार कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी होता है, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छा होता है, फिर भी वो रैंडम रिफ्यूज़ल उनको मिल जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, कनाडा का रिफ्यूज़ल इतना सीरियसली नहीं लेना है अनलेस आपको वो उन लोगों ने बैन किया हो। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल कनाडा वाले ऐसे ही कभी कभार दे देते हैं, पता नहीं हो उनका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है क्या, क्योंकि कई बार कई क्लाइंट्स का सेम प्रोफाइल दूसरी बार रखा, तो पहली फिर रिफ्यूज़ किया, दूसरी बार सेम डॉक्यूमेंट पे उनको वीज़ा भी मिल गया है। ठीक है, तो ऐसा रिफ्यूज़ल आता है तो क्या करना है हम लास्ट में देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स है ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के। अब हम स्विच करेंगे कि एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको कि प्रूफ ऑफ पर्पस ऑफ ट्रैवल में क्या लिखना है एंड इनविटेशन लेटर पे क्या लिखना है। सो ये फर्स्ट है पर्पस ऑफ ट्रैवल, और आपका पीओटी जिसको बोलते हैं उसमें क्या है, तो पहले डेट और मेंशन कर, टू वीजा ऑफिसर, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी, आईआरसीसी, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर कनाडा विजिटर वीजा, टेम्पररी रेसिडेंट वीजा, डियर सर और मैम, आई आपका नाम, होल्डिंग पासपोर्ट नंबर, अप्लाइंग फॉर टेम्पररी रेसिडेंट विजिट टूरिज्म पर्पस। अब यहाँ से अगर कोई और भी लोग हो तो उसका भी लिख दो। ठीक है, अप्लाइंग फॉर विथ माय फैमिली या कोई और मेंबर है या, तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिख देनी। अगर सबका है तो आप एक कॉमन पर्पस ऑफ ट्रैवल भी बना सकते हो और इंडिविजुअल सबका बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, जो करना है कर सकते हो, अगर कॉमन बनाते हो तो भी चलेगा, और कॉमन बनाओ तो जो मेन एप्लीकेंट है उसका साइन कर दो, बाकी चलता है। ठीक है, आई प्लान टू ट्रैवल टू कनाडा फ्रॉम दिस डेट, ये डेट हमेशा याद रखना, जो फॉर्म में लिखा है वही लिखना, कोई चेंजेस ना हो। द पर्पज ऑफ माई विजिट एक्सप्लोर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, ये या फिर ये होगा हॉलीडे वालों का, हॉलीडे के लिए है तो ये, अगर फैमिली को मिलना हो तो फैमिली क्वालिटी टाइम लिख देना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या फिर क्वालिटी टाइम एंड टूरिस्ट प्लेस विजिट, ऐसा कुछ बना के लिख सकते हो, टूरिस्ट विजिट प्लेसेस विजिट, फ्रेंड के साथ भी सेम लिख सकते हो आप, तो सेम चीज़ फ्रेंड्स के लिए भी लिख सकते हो। आई एम करंटली एम्प्लॉयड, अगर जॉब है तो आप जॉब रखो, या फिर रनिंग अ बिजनेस सिंस दिस ईयर विथ मंथली इनकम ऑफ अमाउंट दिस, या फिर अगर आपको मंथली नहीं पता बिजनेस करो तो ईयरली इनकम लिख दो यहाँ पे। आई बीन ग्रांटेड लीव फॉर अबव मेंशन पीरियड, एनओसी मिला हो तो आपको। ठीक है, अगर जॉब कर रहे हो, सॉरी बिजनेस कर रहे हो तो एनओसी नहीं है तो सिर्फ ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आई एम रनिंग अ बिजनेस सिंस दिस एंड स्टेबल इनकम इतना लिख दो। आई विल फाइनेंसिंग माई ट्रिप माई सेल्फ, आई हैव अटैच माई बैंक स्टेटमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आप आपकी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दो कि आई एम अटेंडिंग एंड आई एम आल्सो स्पॉन्सरिंग माय फैमिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो, आई एम आल्सो स्पॉन्सरिंग माय फैमिली एंड उनके नाम। आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू माय होम कंट्री, कमिटेड टू विजिट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली टाइज एंड जो भी आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट है उतना प्रॉपर्टी यहाँ पे वो लिख दो। फिर ये चीज़ थोड़ी चीज़ डाल सकते हो कि अगर आपका स्पाउस यहाँ पे है तो मेरा स्पाउस है, मेरा चाइल्ड है, या फिर ओल्ड पेरेंट्स जो की देखभाल के लिए आपको आना पड़ेगा, थोड़ा इमोशनली भी डाल सकते हो यहाँ पे। आई कंफर्म दैट विल कंप्लाई कैनेडियन इमिग्रेशन लीव। ठीक है, एंड देन योर डिटेल। आप इन मैंने बोला इस हिसाब से इंडिविजुअल सबका बना सकते हो या एक फैमिली का पूरा भी पर्पस ऑफ ट्रैवल बना सकते हो। ठीक है, कंफ्यूजन है कैसे बनाना है, चैट जीपीटी बहुत अच्छा बना देगा, या कोई कोई एआई ले लो वो बना देगा, सिर्फ आप
कॉपी करने के बाद थोड़ा दिमाग लगाना कि अपने हिसाब से थोड़ा एडिट करना, बट वो हो जाएगा। ठीक है, ये है इनविटेशन लेटर जो वहाँ से बंदा इनवाइट कर रहा है उनके लिए है। तो डेट सेम फॉर्मेट, इनविटेशन लेटर फॉर, यहाँ पे जो आने वाला है उसका नाम लिखना है। आई, जो इनवाइट कर रहा है, जो बंदा होस्ट करने वाला है, आपको बुला रहा है, आपका फैमिली मेंबर, फ्रेंड, जो भी है, उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस, जो लोग आने वाले सबका पूरा नाम यहाँ पे, और उनका पासपोर्ट नंबर। ठीक है, आई एम वो बंदे का स्टेटस जो है यहाँ पे लिखना है, अगर सिटीजन है सिटीजन, पीआर है तो पीआर, वर्क परमिट, और क्या कर रहा है वो भी लिखना है, रिटायर है, जॉब कर रहा है, XYZ। ठीक है, और कितने साल से कनाडा में। फिर यहाँ पे जो एप्लीकेंट आपका नाम आ जाएगा कि भाई वो इज माय फ्रेंड और माय ब्रदर और सिस्टर, एंड वहाँ पे बोला रहा हूँ ये डेट्स हमेशा मैच करना जो अपने डेट लिखे है उससे। एंड पर्पस क्या है, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फैमिली विजिट है, और फैमिली विजिट एंड टूरिज्म दोनों है, तो दोनों लिख सकते हो। और ड्यूरिंग द स्टे दे विल स्टे, ये ध्यान में रखना, ये हमेशा मेंशन करे ये लोग, ड्यूरिंग देयर स्टे दे विल बी स्टेइंग विथ मी माय रेसिडेंट मेंशन अबव। एंड अगर वो एक चीज़ वो भी लिख सकते हो कि भाई वो फाइनेंशियली आपको सारे जो एक्सपेंसेस है ट्रैवल के वो बेयर करने वाला है, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। आई एश्योर यू दैट, खाली आई एश्योर यू दैट आपका नाम विल रिस्पेक्ट द वीज़ा कंडीशंस एंड इंडिया बिफोर द स्टे। एंड देन आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट, जो इनवाइट करने वाला है उसका जो डॉक्यूमेंट्स रखने वाला है वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिख दो, उसका नाम और ये। ठीक है, सो सिंपल ही रखना है, एक पेज का ही रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं, दोनों चीज़ एक एक पेज का ही रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल स्वीट सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। अगेन नहीं पता चलता है कैसे लिखना है, गो टू चैट जीपीटी एंड आपको अच्छे से बना के वो दे देगा। ठीक है, बट ये बेसिक चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। ओके, या फिर आप कमेंट कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप या मेल कर दूंगा ये सारे फॉर्मेट्स। नाउ वी स्विच के कनाडा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम क्या करेंगे। बहुत लोगों बोल रहे हैं कि भाई मेरा फंड अच्छा था, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ रखा, फिर भी रिफ्यूज़ल आया, ऐसा क्यों। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, दिस इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ कनाडा। कई लोगों का रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो क्या करना है रिफ्यूज़ल आने के बाद, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, कई लोग बोलते हैं कि अपील करो, तो अपील ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कनाडा के लिए। तीन ऑप्शन है, आप तीन चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले रीअप्लाई, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही स्ट्रांग है और आप बहुत ही श्योर हो तो तुरंत ही रीअप्लाई कर दो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3-4 महीने के बाद रीअप्लाई करना है, या ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि भाई एक बार रिफ्यूज़ल आने के बाद आपको 6 महीने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो देयर इज नो टाइम फ्रेम, बराबर, कि 6 महीने के बाद करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप दूसरे दिन रख सकते हो फाइल, और मैंने रखा भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हमेशा कर देना, जैसे ही आपका रिफ्यूज़ल आता है ना, रिक्वेस्ट फॉर जीसीएमएस नोट। जीसीएमएस नोट बेसिकली क्या है, कैप्स नोट भी बोलते हैं कई लोग। तो जीसीएमएस नोट्स या कैप्स नोट एक डिटेल आपका रिफ्यूज़ल का रीज़न आपको प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वीज़ा ऑफिसर को क्या दिक्कत आई या कौन से पार्ट में दिक्कत आई है। अगेन जो आपको पहला रिफ्यूज़ल लेटर होगा वो एक जेनरिक रिफ्यूज़ल लेटर होगा, उसमें डिटेल्स नहीं देंगे, सिर्फ आपको देके कोई ये लिख देंगे भी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, और उसमें सारे ब्रैकेट्स में ऑप्शंस लिख देंगे कि पर्पस ऑफ विजिट, फाइनेंशियल स्टेटस। सो आप 100% श्योर नहीं होंगे कि कौन सा रीज़न है। ठीक है, तो जीसीएमएस आपको एक्यूरेट रीज़न देगा कि कौन से रीज़न से आपको रिफ्यूज़ल आया है। ठीक है, तो जीसीएमएस नोट कैसे करना है, एक आप देख सकते हो कि जैसे आपका रिफ्यूज़ल आता है तो जीसीएमएस नोट को एप्लीकेशन कर लो। जीसीएमएस नोट्स आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है, तो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन ही देना होता है, बट उसके लिए वहाँ का कोई पीआर मेंबर होना चाहिए, तो उसका डिटेल्स देना होता है। और अगर अपने आप करोगे तो $5
$5 से $10 ही है, शायद $5 ही है, वो आपको चार्ज करेंगे। ठीक है। अगर अपने हिसाब से नहीं करना है तो ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है, वो आपको $25 से $50 इतना चार्ज करती है, और उससे आपकी GCMS नोट्स आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि GCMS नोट्स अपने हिसाब से कैसे करना है तो आप कमेंट में लिखना, मैं हो सकेगा तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ईजी है। बट अगर आपको वो हैजल में नहीं जाना है तो कोई भी रख सकता है, ज़रूरी नहीं कि लॉयर ही रखना है। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, बट ये देखना है कि जेन्युइन वेबसाइट ही आप फॉलो करें, क्योंकि कई बार फ्रॉडुलर स्कैम वाले भी होते हैं। तो अच्छी सी जेन्युइन वेबसाइट पकड़ के आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कि रीअप्लाई कर दो। 2 टाइम पे रीअप्लाई कर सकते हो। तुरंत ही रीअप्लाई कर दो अगर आपको लग रहा है सब कुछ स्ट्रांग है, या फिर GCMS नोट्स आने के बाद, GCMS नोट लगभग 15 से 30 दिन के बीच में आएगा, तो वो आने के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसमें जो जो पॉइंट भी लिखे हैं उसको काउंटर करके एक कवर लेटर बनाओ, जस्टिफिकेशन लेटर, प्लस वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप रखो जो उन क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड देन आप रीअप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये होगा दे, बट दिस इज द थर्ड स्टेप आप ले सकते हो। अगर आपको दूसरी बार भी रिफ्यूज़ल आया, या आपको लग रहा है कि भी मुझे रीअप्लाई नहीं करना है, आई एम श्योर कि मेरा पहला वाला ही सारी चीज़ें रखी हुई है, तो थर्ड स्टेप कर सकते हो। ये मैं जनरली ना सबको यही बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 या 2 बार रीअप्लाई करो। कंटिन्यूस आपको रिफ्यूज़ल दे रहे हैं वो लोग, तब जाके जुडिशनल रिव्यू पे जाओ। क्यों? क्योंकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। आप कई कई केसेस में 8 महीने 9 महीने, वन ऑफ माय क्लाइंट को एक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था उसका रिव्यू है। बट गुड थिंग अबाउट दिस इज कि ये हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव आता है, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। ठीक है। तो आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं, भले आपको रिफ्यूज़ल दे दिया हो, ये लोग ओवरटर्न कर सकते हैं। ठीक है। बट पेशेंस चाहिएगा। और दूसरी चीज़, जुडिशनल रिव्यू में उन लोगों को ही सजेस्ट करता हूँ जिनके कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड वहाँ पे है, PR है, तो क्या है कि वो कम्युनिकेट लॉयर से अच्छे से कर सके। क्योंकि क्या है, कनाडा में एक बहुत ख़राब सिस्टम है, हर जगह पे हर कॉर्नर पे ना लॉयर हो गए, और वो बहुत स्कैम चला रहा है। ठीक है। सो हो सके तो कोई अपना फैमिली मेम्बर या ऐसा कोई है या फ्रेंड है, उनको बोलो कि भाई मेरा अच्छे से एक लॉयर से कांटेक्ट करवा के अपील कर रहा है। अपील में कुछ ज़्यादा चीज़ होती नहीं है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फाइल कोर्ट में रखेंगे। कोर्ट काफ़ी टाइम के बाद एक डेट से ऐसा कुछ देगा, उसके बाद कोर्ट को लगेगा कि भाई अब डॉक्यूमेंट ज़रूर नहीं है, तो वो नए वीज़ा ऑफिसर को असाइन करेगा। नया वीज़ा ऑफिसर पूरा फाइल फिर से देखता है, एंड उसको लगता है कि भाई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ADR आएगा आपके IRCC पोर्टल में, और उसको लगता है कि नहीं भाई डायरेक्ट वीज़ा दे देना है, तो सीधा पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगा। याद रखना है, ये बहुत स्ट्रांग चीज़ है जुडिशल रिव्यू। तो आपको लगता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो ये रख दो। बट याद रखना, यू नीड अ पेशेंस। अर्जेंसी हो तो रीअप्लाई कर दो, अर्जेंसी नहीं है तो ये प्रोसेस करवाओ। गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर अच्छा लॉयर है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है तो आपको वीज़ा चेंज हो ही जाएगा, आपका रिफ्यूज़ल कैंसिल होकर वीज़ा आ जाएगा। नॉट ओनली विजिटर वीज़ा के लिए बोल रहा हूँ, मैंने वर्क परमिट के केसेस का भी जुडिशल रिव्यू पे डाला था, और मेरे सारे वर्क परमिट वाले जिनका विदाउट IELTS था, उनका भी वीज़ा आफ्टर जुडिशल रिव्यू आ गया। तो ये तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि भाई जुडिशल रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। बट आपको बहुत पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत टाइम लेता है। ठीक है। हाँ, कैसे जुडिशियल रिव्यू का ये चीज़ याद रखना, अगर आप इनसाइड कनाडा कर रहे हो, वहाँ से एक फाइल रखी थी, आप ऑलरेडी कनाडा में थे जब फाइल रखी, तो 15 डेज के अंदर, और यहाँ से इंडिया से या आउटसाइड कनाडा है तो 16 डेज जैसे रिफ्यूज़ल आता है, उसके 60 डेज के अंदर आपको ये एप्लीकेशन डाल देना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग ये भूल जाते हैं, तो फिर ये याद रखना है।
कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता ये चीज़। तो मैंने बोला इस हिसाब से कोई फैमिली मेम्बर ऐसा कुछ है तो वो ढूंढ के करो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस सेम है, कोर्ट सब कुछ देखेगा, फिर नया वीज़ा ऑफिसर असाइन करेगा और नया वीज़ा ऑफिसर फिर से देखता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ओवरटर्न हो जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट सबमिट न्यू डॉक्यूमेंट्स अनलेस कि नया वीज़ा ऑफिसर आपको पूछता है वीज़ा पे, ठीक है। एंड यू आर चैलेंजिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नॉट रीअप्लाइंग, इसीलिए वो टाइम लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। कब क्या चूज करना है मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, पर फिर भी आप लिख दो रीअप्लाई इफ यू हैड अ वीक फंड, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मिस्टेक, ठीक। और आपको कोई जल्दी जाना है तो कॉमन मिस्टेक आफ्टर रिफ्यूजल, सीधा ही सीधा रीअप्लाई मत करो, जस्टिफिकेशन डालो, रिफ्यूजल रीजन पढ़ो, GCMS नोट्स पढ़ो, क्या एडिशनल चाहिए वो डॉक्यूमेंट रखो, उसके बाद ही रीअप्लाई करो, ठीक है। स्टोरी चेंज मत करो, अगर फ्रेंड्स को मिलने जा रहे थे तो फ्रेंड्स को सेकेंड टाइम भी वही दिखाओ। हाँ, अगर आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट तुरंत ही रीअप्लाई कर रहे हो तो जो स्टोरी है वो कंटिन्यू मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि किसने बोला भी अब फ्रेंड की जगह भी ये रखो तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टोरी हमेशा मेंटेन रखो, क्योंकि दूसरी बार वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ल दे सकता है इस रीज़न पे कि आपका इंटेंशन कुछ अलग है और आपका पर्पस ऑफ विजिट कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक एक्शन प्लान याद रखना, गेट GCMS नोट, आइडेंटिफाई एग्जैक्ट रिफ्यूजल रीजन, स्ट्रेंथन प्रोफाइल, रीअप्लाई विद बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसिडर जुडिशियल रिव्यू ओनली इफ जस्टिफाइड। क्यों? कि आपने सब कुछ अच्छे से रखा है, 2 बार फाइल रखा, दोनों बार रिफ्यूजल दिया, तब जाके ये करो। 2 चीज़ याद रखनी है, वहाँ वहाँ का लॉयर अच्छा लॉयर है तो वो ढूंढने के लिए अपना कोई फैमिली मेम्बर ऐसा कुछ है तो उनसे हेल्प लो। सेकेंड चीज़, 60 डेज की अंदर अंदर ही कर देना है, कि जैसे ही आपको रिफ्यूजल आता है उसके 60 डेज के अंदर ही आपको अप्लाई कर देना है जुडिशियल रिव्यू के लिए, अगर आप आउटसाइड कनाडा हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे इन इंस्टाग्राम और या कमेंट पे भी रख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। और आपको कोई ऐसा सॉलिसिटर या ऐसा कुछ कोई लिंक भी चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं अपने सोर्स के हिसाब से आपको दिखा दूँ। थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं यहाँ ऐसे ही वीडियो रखूँगा और आपके एक सब्सक्रिप्शन फ्री में आप सब्सक्राइब करोगे तो, और मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये मेरा इंस्टा है, उसको लॉगिन करके मीन स्कैन करके आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अ, अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझे DM कर सकते हो या फिर यूट्यूब की चैनल पे आपके एंड में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच अगेन।